हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। तो इस चैनल पे दृष्टि की करंट अफेयर्स मंथली मैगज़ीन को कवर कराया जा रहा है जो कि नवंबर की है। और इस कड़ी में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सारे पोर्शंस कम्प्लीटली कवर हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और आज हम इस कड़ी में देखने जा रहे हैं नया टॉपिक। तो देखते हैं कि क्या है। हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था वो था इन्वायरमेंट का वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जलवायु प्रेरित अविस्थापन, ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट, समुद्री प्रकाश प्रदूषण और नदी पारिस्थितिकी तंत्र में डीऑक्सीजनेशन। और आज का टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन से, यानी कि ज्योग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे बाढ़ में जो है उसका भारत में प्रबंधन, और मोरक्को में भूकंप, औद्योगिक विकेंद्रीकरण, समुद्री रेत निष्कर्षण, वैनडियम में आत्मनिर्भरता। तो चलिए देखते हैं। भारत में बाढ़ प्रबंधन, तो इसका क्या संदर्भ है, क्या तात्पर्य है। तो बीते कुछ माह में देश भर के करीब 60 वर्षों के बाद मौसम की एक असामान्य व्यवस्था देखी गई है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि अनियमित वर्षा के कारण देश के उत्तरी व दक्षिणी हिस्सों में, ये है उत्तरी और ये है दक्षिणी पार्ट, उनके हिस्सों में गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं। तो भारत को प्रत्येक वर्ष कम से कम एक भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है। क्लाइमेट ट्रेंड्स के द्वारा जो संकलित आंकड़े हैं, ये आप याद रखिएगा, रिपोर्ट के है क्लाइमेट ट्रेंड्स, इसके द्वारा जो प्रकाशित आंकड़े होते हैं उसके अनुसार जो है 2023 में पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में बाढ़ के जो कारण हैं, $716 बिलियन का नुकसान हुआ है भारत में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण औसतन 1600 लोगों की जान चली जाती है और 35 लाख हेक्टेयर भूमि भी प्रभावित होती है। इसके अलावा क्या होता है कि घरों और सार्वजनिक संपत्तियों के रूप में लगभग 1800 करोड़ का नुकसान होता है। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति में बचाव कार्यों का समन्वय करना एवं उनसे निपटने के लिए क्षमता विकसित करना है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक भी है और मानव जनित भी है। इसकी स्थापना जो है 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत की गई थी। इसके साथ ही राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई है। एनडीएमए का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और एसडीएमए के अध्यक्ष जो होते हैं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये भी बात याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि बाढ़ आखिर आते क्यों हैं, उनके क्या कारण हैं। तो एक तो है प्राकृतिक कारण। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि मानसून के कारण भारी वर्षा, बाढ़ प्रवाह, ग्लेशियर का पिघलना, चक्रवात आदि आते हैं। भारत की अधिकांश नदियाँ जो होती हैं, यथा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी जैसे जो बेसिन होते हैं, वो बड़े बड़े पैमाने पर बाढ़ का प्रवाह करते हैं। दूसरा है मानव जनित कारण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि नदियों का अधिक बहाव जो बांधों में है, अत्यधिक जल संभार, नदियों एवं जंगलों में अतिक्रमण, वैश्विक तापमान, पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिज्म प्रोत्साहन, और संरचना निर्माण कार्य और औद्योगिकी की जो इकाइयाँ हैं, यानी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनकी स्थापना आदि है आते हैं। तो इसके प्रबंधन हेतु जो मौजूदा उपाय हैं वो क्या हैं। तो संरचनात्मक उपाय, इन उपायों में क्या होता है कि भंडारण हेतु जलाशय निर्माण, तटबंधन निर्माण और मोड़ शामिल होते हैं कि अगर कहीं से ज़्यादा बहाव हो रहा है तो आप उसको काट के रास्ता दिखा पाएँ। और जो डैम्स वगैरह बनते हैं वो, इन उपायों में से भंडारण हेतु जलाशय उच्च प्रवाह के दौरान पानी का भंडारण करके पानी की मात्रा में कमी
हो जाने के उपरांत उसे छोड़कर बाढ़ की चरम स्थिति को नियंत्रित करते हैं। यानी कि जब बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है तो उसको स्टोर करते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से अ, और अपनी स्पीड में धीरे-धीरे छोड़ा जाता है, जिससे बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। जो एक ही बार में बहुत तेज़ी से प्रवाह आता है, उस प्रवाह को रोकने के लिए। गैर संरचनात्मक उपाय, इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत ना बाढ़ का अनुमान और चेतावनी और फ्लड प्लेन ज़ोनिंग आदि आते हैं। तो ये उस समय पर लोगों को जो है ना सुरक्षित स्थानों पर निवास करने में मदद करते हैं और इन उपायों में किसी प्रकार का निर्माण शामिल नहीं होता। इसमें कोई निर्माण कार्य शामिल नहीं होता, इसलिए पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। देख लेते हैं यहाँ पे कि फ्लड ज़ोनिंग जो होती है वो क्या होती है। प्लेन ज़ोनिंग, तो फ्लड प्लेन किसी नदी से लगा हुआ वह क्षेत्र होता है जो समांतर नदी के उफान पर होने से बाढ़ग्रस्त हो जाता है। मतलब कि नदी के किनारे पे है और जैसे ही बाढ़ आएगा तो वो उसको चपेट में ले लेगा। तो इन मैदानों की जो ज़ोनिंग में विभिन्न क्षमताओं वाली बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्र का सीमांकन करना शामिल होता है। यानी कि आप वहाँ पे क्या कहते हैं, उस ज़ोन को तय करके वहाँ पे एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन खतरे के ज़ोन में है जहाँ पे बाढ़ आ सकता है। इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार द्वारा बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है, गतिविधियों का विनियमन किया जाता है। फ्लड प्लेन जोनिंग हेतु मॉडल मसौदा 1975 के अनुसार सर्वेक्षण एनडीएमए द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार असंरचनात्मक निर्माण गंगा बेसिन वाले राज्यों के लिए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत जारी दिशा निर्देश का कार्यान्वयन शामिल है। बाढ़ प्रबंधन हेतु सरकारी प्रयास क्या हैं, वो क्या क्या किए गए हैं वो देखते हैं। तो पहला है धारण क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी का मापन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अधिकतम जनसंख्या का आकार जो होती है जिसे कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र बिना किसी हानि के सहन कर सकती है, तो उसे हम कहते हैं धारण क्षमता, कैपेसिटी जो होती है कैरिंग कैपेसिटी। दूसरा क्या होता है कि देश के विभिन्न उच्चावच के अनुरूप वहाँ की वहन या धारण क्षमता अलग अलग होती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में यह क्षमता मैदानी क्षेत्रों की क्षमता से अपेक्षाकृत कम होती है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 13 पहाड़ी राज्यों हिल स्टेशनों की धारणीय क्षमता के अनुमान हेतु 13 सदस्यीय तकनीकी समिति के गठन की सिफारिश की गई है। दूसरी है सरकारी पहल की नदी जोड़ो परियोजना। इसमें क्या है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन एवं सूखे के निपटान के लिए 16 प्रायद्वीपीय और 14 हिमालयी क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं को संचालित किए जाने का लक्ष्य किया गया है। बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं, ये परियोजना से संबंधित क्या होता है कि जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार एवं कार्यान्वित किया जाती है। केंद्र सरकार कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये राज्यों के द्वारा प्रबंधन होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंड करती है कुछ मामले। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, तो इसकी स्थापना 1976 में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके मुख्य कार्य देश में बाढ़ के नियंत्रण, विभिन्न योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन, बाढ़ पुनर्अनुमान तंत्र का विकास करना, विभिन्न संगठनों एवं अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। मतलब एक मंच है जहाँ पे सभी लोग इस बार कृषि से मतलब बाढ़ और कृषि से संबंधित जो कार्य हैं उसके लिए एकत्रित होते हैं। और डिस्कशन करते हैं कि कैसे प्रबंधन किया जाए। तो नेक्स्ट है कि के मित्तल समिति। तो इसमें क्या है कि 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यों एवं सीमा क्षेत्रों में नदी प्रबंधन क्रियान्वयन की रणनीति हेतु नीति आयोग द्वारा गठित की गई एक समिति है। नीति आयोग द्वारा गठित है, ये ध्यान रखिएगा। और इस समिति ने देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों के अतिरिक्त नदी पुनर्जीवन, शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में झीलों एवं आर्द्र
भूमियों के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो ये सुझाव भी आप याद रखोगे, ये इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय जल आयोग, इसमें क्या है कि इस आयोग के द्वारा देश में जल संसाधनों के क्षेत्र में एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है और क्षमताओं का उपयोग करके सभी हितधारकों का समन्वय करके भारत के लिए जल संसाधनों के एकीकृत और दीर्घकालिक विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि देश में जो बाढ़ प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्य नदियों के अनुरूप विभिन्न नदी संरक्षण परियोजनाएं जैसे निमामी गंगे, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड आदि जो है, विभिन्न शहर नियोजन परियोजनाएं जो जैसे कि स्मार्ट सिटीज़, अमृत योजना आदि भी चलाई जा रही है। अन्य देशों में बाढ़ प्रबंधन का क्या स्टेटस है वो देखते हैं। तो नीदरलैंड में क्या है कि वहाँ पे 50% से अधिक हिस्सा समुद्र तल से नीचे है एवं यह विश्व के सर्वाधिक बाढ़ प्रवण देशों में से एक है, यानी कि वहाँ पे बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है, किंतु यह बाढ़ से सर्वाधिक सुरक्षित देश माना जाता है। अरे वाह। नीदरलैंड के समुद्र तटों एवं कई डच नदियों के किनारे सुरक्षात्मक बांध प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। तो ये देख लेते हैं कि नीदरलैंड किस साइड पे है। तो यहाँ है नीदरलैंड और इसका लोकेशन है कि नॉर्थ सी के पास में है, जिसके वेस्ट साइड में यूके है और साउथ में बेल्जियम और साउथ ईस्ट में है आपको जर्मनी और नॉर्थ वेस्ट में आपको डेनमार्क। तो आप यहाँ पे पूरा पोर्शन देख रहे होगे कि ऑलमोस्ट 50% जो है वो पानी से घिरा हुआ है। तो आप ये लोकेशन याद रखेंगे। अब देखते हैं कि अमेरिका की क्या स्थिति है। तो अमेरिका में भी बाढ़ से बचाव के लिए हरित अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। यह हरित अवसंरचना फ्लड प्लेन के संरक्षण एवं नदियों के कारण आने वाली बाढ़ को स्थानिक रखने में सहायक सिद्ध होती है। स्वीडन, तो स्वीडन का क्या है कि स्वीडन में सामाजिक एवं आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए एकीकृत बाढ़ जोखिम प्रबंधन का विकास किया गया है। ये प्रणाली न केवल बाढ़ जोखिम बल्कि जल प्रवाह से संबंधित अन्य जोखिम जैसे यूट्रोफिकेशन और पर्यावरण संरक्षण को कम करने में संरक्षण नहीं, क्षरण यानी नुकसान को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये है स्वीडन, यहाँ नॉर्वे है और यहाँ फिनलैंड और यहाँ बाल्टिक सी, डेनमार्क, नॉर्थ सी। तो इसका ये लगभग देखो आप कितना ज़्यादा पोर्शन जो है वो पानी से घिरा हुआ है। ये 50% से भी ऊपर है। तो आप ये देखेंगे लोकेशन ये कहाँ पे स्थित है। तो आगे की राह क्या है ये देखते हैं। तो भारत को देश में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए विभिन्न अवसंरचनात्मक जो सुधार हैं उनकी आवश्यकता है, ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के कारण होने वाली जो आर्थिक पर्यावरणीय और जनसांख्यिकी हानि को कम किया जा सके। दूसरा इसमें क्या किया जा सकता है कि जैसे देश में भारत जो जैसे देश हैं जैसे नीदरलैंड, अमेरिका, स्वीडन आदि देशों की बाढ़ प्रबंधन जो कार्य प्रणाली है उनसे प्रेरणा लेते हुए फ्लड प्लेन जो संरक्षण है, हरित अवसंरचना विकास, नदियों के किनारे सुरक्षात्मक ढांचे जैसे सुरक्षा प्रणालियों का विकास किया जा सकता है। तो अब इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं वो है, बीते कुछ वर्षों से भारत में बाढ़ के बारंबारता में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में बाढ़ के कारणों एवं बाढ़ प्रबंधन के उपलब्ध जो उपाय हैं उन पर चर्चा करते हुए यह भी बताएं कि भारत अन्य देशों से बाढ़ प्रबंधन हेतु कौन कौन से उपाय सीख सकता है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है मोरक्को में भूकंप। तो ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में क्या हुआ है कि मोरक्को में 6.8 तीव्रता से भूकंप दर्ज किया गया है और जिसका केंद्र जो है मार्केश के समीप था। तो अभी आपने देखा होगा कि नेपाल में भी भूकंप आया है, तो आप इसको वहाँ से जोड़ करके देख लेना। ये नेक्स्ट वाले मैगज़ीन में या नेक्स्ट मैगज़ीन में
ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि क्या होता है, जो भूकंप आता है वो पृथ्वी की सतह पर, तो वो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है। तो आपको पता है कि जैसे मूवमेंट होती रहती है धरती के अंदर, प्लेट्स मूवमेंट करते रहते हैं और उनके आपस में टकराने और दूर जाने की वजह से भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर जाती हैं, यहाँ दूर जा रही हैं, डाइवर्जन हो रहा है, यहाँ पास आ रहे हैं तो कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ स्लाइडली मूव कर रहे हैं आगे पीछे। तो इस स्थिति में भी, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ दो स्थितियाँ बन रही हैं। एक में एक प्लेट आपको नीचे की ओर चली जा रही है, और एक जो दोनों टकरा करके ये ऊपर की ओर उठ रही है और यहाँ धंस रही है और नीचे की प्लेट नीचे को जा रही है। तो ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, और जिसके कारण हिमालय भी की भी जो है ना उत्पत्ति हुई है। तो ये है जब डाइवर्जन होता है, ये जब स्लाइट मूवमेंट होते हैं तभी टेक्टोनिक्स प्लेट्स में, तभी धरती के नीचे हलचल होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसमें, तो मराकेश एटलस पर्वत की तलहटी के पश्चिम स्थित है, और इससे पूर्व वर्ष तो ये 1960 में पश्चिमी तट मोरक्को के अगाडीर में भूकंप दर्ज किया गया था। और गौरतलब है कि मराकेश के प्राचीन खंड में दीना कोई जो मदीना है को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार इस भूकंप का केंद्र जो ऐतिहासिक शहर है माराकेश एटलस पर्वत के अल हौज प्रांत में स्थित था। तो USGS के अनुसार इस क्षेत्र में समांतर इस तीव्रता के भूकंप नहीं आते हैं, अतः 1900 के बाद इस क्षेत्र में 9 भूकंप आए हैं, किंतु किसी की भी तीव्रता 6 से अधिक नहीं थी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ माह पहले तुर्की और सीरिया में भी भूकंप की घटनाएं दर्ज की गई थी। तो ये देखते हैं कि मोरक्को की स्थिति कहाँ है मैप में। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे मोरक्को है जो कि अफ्रीका के बिल्कुल वेस्ट साइड पे है, कॉर्नर में, और यहाँ पे इसके सबसे करीब यूरोप की है कि जो कंट्री है वो स्पेन है क्लोज। ये है मेडिटेरियन सी। यहाँ पे इसका जो नेबर है अल्जीरिया है, और यहाँ मौरिटानिया है, और यहाँ पे है वेस्टर्न सहारा, और ये इसके वेस्ट में ही अटलांटिक ओशन है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसके ज्योग्राफिकल एरिया जो है कि कहाँ पे ये अवस्थित है। मोरक्को का ये पार्ट मोरक्को जो कंट्री है, एटलस जो पर्वत है वो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, तो जनरली वो उसको प्रभावित तो करेगी, ऑब्वियस सी बात है। और ये है वो एरिया जहाँ पे जो मार्कस है, जहाँ पे भूकंप आया है, ये है एपिक सेंटर। ये एटलस पर्वत है जो आपको मैंने अभी दिखाया था कि यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये जो सारे हैं, और यहाँ ये इफ़ेक्ट हुआ है। यहाँ पे ये है एपिक सेंटर, जहाँ पे नीचे फोकस पॉइंट है ये है। तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे अवस्थिति कहाँ है एटलस पर्वत की। तो अब जानते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी कि मोरक्को में भूकंप का जो मुख्य कारण है वो प्लेट विवर्तनिकी की घटना है। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं, जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, उसी को कहते हैं विवर्तनिकी घटना। इस क्षेत्र में अफ्रीकन प्लेट का यूरेशिया प्लेट के साथ उत्तर दिशा में अभिसरण हो रहा था। तो यूरेशिया इधर पे, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ये तो अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे यूरोप, और यहाँ पे एशिया। तो इसका जो है अभिसरण हो रहा था, कन्वर्जन हो रहा था यूरेशियन प्लेट के साथ। तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पे भूकंप आया है। तो पृथ्वी की सतह को 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है। ये प्लेटें पृथ्वी के आंतरिक भाग में अन्य छोटी छोटी जो प्लेट हैं उनके साथ लगातार गतिमान रहती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं, चलती रहती हैं।
एक अनुमान के अनुसार अफ्रीकन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरित हो रही थी, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी दर लगभग 3.6 की प्रतिवर्ष की है। दोनों प्लेटों का ये अभिसरण क्षेत्र की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एटलस की ऊंचाइयों में वृद्धि कर रहा है। इस अभिसरण से क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो मैंने आपको बताया भी था कि हिमालय का भी उत्पत्ति इसी तरीके से हुआ। तो एटलस जो पर्वत है, एटलस जो पर्वत है उसको बढ़ाने में ये हेल्प कर रहा है। उसकी जो ऊंचाई है इसी की वजह से वृद्धि हो रही है उसमें। अभिसरण क्या होता है? जब दो प्लेटों को एक दूसरे की ओर बढ़ने एवं टकराने की प्रक्रिया अभिसरण कहलाती है। यानी कि ये प्लेट्स और ये प्लेट्स, इनका मूवमेंट एक दूसरे की तरफ जब होता है तो ये होता है। तो इसके कारण क्या होता है? टकराने के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ों का निर्माण एवं अन्य जो भौगोलिक घटनाएं होती हैं वो होती हैं। एटलस पश्चिम उत्तर अफ्रीका में स्थित 2500 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण जो है पेंजिया के टूटने से हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पेंजिया के टूटने से हुआ था। इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंची चोटियों एवं खड़े ढालों का निर्माण हो रहा है। एटलस पर्वत जो है श्रृंखला मोरक्को में है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देश में विस्तृत है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से देशों में एटलस पर्वत जो है वो है, उसकी उसकी मौजूदगी है। इसकी सबसे ऊंची जो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित तुबकाल पर्वत है। जो सबसे छोटी जो है ना चोटी, वो तुबकाल पर्वत। उच्च एटलस पर्वत श्रृंखला में आने वाली आपदा उत्क्रमण भ्रंश, रिवर्स फ्लड नामक एक भौगोलिक परिघटना की ओर संकेत करती है। और उत्क्रमण भ्रंश एक डीप स्लीप भ्रंश होती है, मतलब बहुत ही स्लाइड होती है, जिसमें प्लेट का एक भाग दूसरी प्लेट के सापेक्ष 45 से 90 डिग्री कोण तक ऊपर की ओर बढ़ता है। जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से कन्वर्जन आएगा। जैसे ही ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आएंगी तो फिर क्या होगा कि इनका पास आने में, और या तो ये एक प्लेट इसके नीचे धंस जाएगी या दोनों प्लेट्स आपस में टकराएंगी। तो ये एक इस तरीके की श्रृंखला का निर्माण करने में हेल्प करती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि विवर्तनिकी प्लेट आपस में अभिसरण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह ऊपर उठती है, जो मैंने आपको भी बताया। तो अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, तो इनका क्या है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 7 मेजर जो है प्लेट्स में इनको विभाजित किया है पूरे वर्ल्ड को। तो ये तो इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक, तो आप देख पा रहे, और ये है अफ्रीकन प्लेट जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और यहाँ है ये अरेबियन प्लेट, और यहाँ पे ये इंडियन प्लेट। तो ये है पूरा यूरेशिया का यूरेशियन प्लेट। तो हम मेजरली जो है इस पे ये जो पूरा एरिया है अफ्रीकन प्लेट, और ये जो पूरा एरिया है यूरेशियन प्लेट, इसकी बात कर रहे हैं कि इनके बीच में जो है वो टकरार हो रही है। अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप और अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर का कुछ हिस्सा आता है, जो मैंने आपको भी दिखाया भी है। यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत संपूर्ण यूरोप महाद्वीप एवं एशिया महाद्वीप का कुछ भाग सम्मिलित है। यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेटों के अभिसरण यानी कि कन्वर्जन, यहाँ पे ये हमेशा आप मैप दिमाग में, मतलब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कन्वर्जन इस तरीके से होता है। अभिसरण मतलब अभी के अभी एक पॉइंट पे के कारण उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में आ जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र जैसे देश आते हैं। तो वो प्रभावित देश हैं। मैंने बताया आपको कि ये अफ्रीका वाला हो गया और ये यूरेशिया वाला हो गया। और ये जो सारी कंट्रीज़ हैं जिनका मैंने अभी बताया, मोरक्को, आपका इजिप्ट, यहाँ पे, तो ये ज़्यादा क्लोज है प्रभावित इसमें, ये यहाँ पे अगर कन्वर्जन हो रहा है तो।
इस तरीके से। इन क्षेत्रों में विभिन्न विवर्तनिकीय घटनाएं जैसे अभिसरण, स्ट्राइक स्लिप के कारण मोरक्को, तुर्की एवं सीरिया के भूकंप जैसी घटनाएं देखी गई हैं। स्ट्राइक स्लिप परिघटना में दो जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पार्श्व में संचलन करती हैं, मतलब बराबर के रूप में ऐसे चलती हैं, जो मैंने कहा था ना स्लाइड, वो करती हैं। भूकंपीय भ्रंश और लाल सागर की उत्पत्ति। तो देखते हैं ये कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस साइड पे तो एशियन प्लेट्स हैं, ठीक है, ये अरेबियन प्लेट्स और ये अफ्रीकन प्लेट्स, और ये जो है रेड सी है। तो ये जो रेड सी बनी है, ये कैसे बनी है? ये एक रिफ्ट है, यानी कि ये यहाँ से डाइवर्जन हुआ है, मतलब कि ये प्लेट्स, अरेबियन प्लेट और जो अफ्रीकन प्लेट्स हैं, ये इस साइड की ओर मूवमेंट करा है इन्होंने, तब यहाँ पे एक गड्ढेनुमा संरचना एक बनी है जिसे रिफ्ट कहते हैं, वैली कहते हैं, और यहाँ पे ये रेड सी की जो है उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है, ये भी एक रिफ्ट है, ठीक है, और ये सोमानिया प्लेट है जिसके इधर खसकने, और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है, ये इसके इधर खसकने से हुई है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है कि लाल सागर का निर्माण अरब प्रायद्वीपीय के हॉर्न ऑफ अफ्रीका से टूटने से हुआ है। मैंने बोला है आपको कि ऐसे डाइवर्जन हुआ है इस साइड पे, और इस साइड पे अरेबियन सागर और अफ्रीकन सागर, अफ्रीकी प्लेट जो है और अरेबियन प्लेट के अलगाव लाल सागर दर्रा यानी कि रेड सी रिफ्ट में विचलन के फलस्वरूप हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र के अंतर्गत अफ्रीकी महाद्वीप के जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये है, इस तरीके से आपने देखा होगा निकला हुआ, ये जो निकले हुए हैं ना, तो यहाँ पे ये सारे देश मौजूद हैं। अफ्रीका का ये जो हिस्सा है ना, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये है रेड सी, ये है अरेबियन प्लेट्स, और ये तो अफ्रीकन प्लेट्स हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से देश शामिल हैं जो। तो यहाँ पर है आपको सोमालिया, गल्फ ऑफ एडन के पास में, और ये जिबूती, इथोपिया, केन्या, अर्टिया, तो ये सारे जो हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। और यहाँ पे ये रेड सी देख पा रहे हो। तो लाल सागर क्षेत्र की भूकंपीयता में जो है ना, शोध के दौरान पता चला है कि बीते 1500 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में 5 से अधिक तीव्रता वाले सैकड़ों भूकंप आए थे। यही भूकंप लाल सागर एवं अदन की खाड़ी के प्रसार के लिए उत्तरदायी है, जो मैंने आपको दिखा दिया है मैप में। 2005 में ही हुई विवर्तनिकी घटनाओं के परिणाम स्वरूप लाल सागर की चौड़ाई में वृद्धि दर्ज की गई थी, और समुद्र तल में भी लगभग 3.88 mm की हर वर्ष जो है दर से बढ़ोतरी देखी। तो लाल सागर भ्रंश में किए गए शोध के अनुसार लाल सागर के आंतरिक जल के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण लाल सागर से जुड़े क्षेत्रों में तापमान वृद्धि, प्रवाल भित्तियों का क्षरण, ओवर फिशिंग आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये तो सारा मैंने आपको मैप में बता ही दिया है कि ये रेड सी है, गल्फ ऑफ एडान है, ये प्लेट है अरेबियन, और ये अफ्रीकन, और इनका डाइवर्जन हुआ है, तो कैसे कैसे क्या बना। तो नेक्स्ट है लीबिया में चक्रवात। तो क्या हुआ है कि भूमध्य सागर चक्रवात डेनियल के कारण लीबिया में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये आप याद रखिएगा कि चक्रवात का नाम क्या था और कहाँ पे आया था। तो भूमध्य सागर में आया था, लीबिया में आया था, और इसका नाम डेनियल था। तो भूमध्य सागर चक्रवात की उत्पत्ति देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लीबिया दिखाई दे रहा होगा, और ये है मेडिटेरियन सी जहाँ पर आया है आपको चक्रवात, और ये ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, चाड, इजिप्ट, सूडान, तो इनसे ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और ये इसके करीब में है मेडिटेरियन सी के बिल्कुल। तो उत्पत्ति देखते हैं तो भूमध्य सागर चक्रवातों को मेडिकेन यानी मेडिटेरियन प्लस हरिकेन उस साइड पे जो नॉर्थ के साइड पे है, अमेरिका के साइड पे आने वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे हरिकेन कहा जाता है, चक्रवात को नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसका मेडिटेरियन और हरिकेन मिलाकर मेडिकेन कहा जाता है। तो आप ये समझ जाइएगा कि मेडिकेन भूमध्य सागर से संबंधित है। मौसमी घटनाएं हैं जो प्रायः भूमध्य सागर क्षेत्र में सितंबर से जनवरी के मध्य में घटित होती हैं, जो कि तेज़ हवा, भारी बारिश, बाढ़ का कारण बनती हैं। समानतः क्या होता है कि भूमध्य सागर क्षेत्र की जो गर्म जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए अनुकूल नहीं है। याद रखिएगा, अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में ही नहीं आता, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही नहीं आता। किंतु विशेष मौसमी घटनाएं मेडिकेन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। मेडिकेन के निर्माण के लिए ठंडी हवा, 26 डिग्री सेल्सियस से कम समुद्र जो है तापमान है, नमी, उच्चतम जो तापमान प्रवणता है, बैरोक्लिनिक गुण उत्तरदायी होते हैं। बैरोक्लिनिक जो गुण होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। मतलब 26 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान चाहिए, वो सारी मतलब ये जो स्पेशल घटनाएं हैं वो वहाँ पे घटित होती हैं, जिसके कारण ये हो जाता है। पेरिक्लीन ऐसी स्थिति होती है जहाँ घनत्व, तापमान और दाब दोनों पर निर्भर करता है। जो घनत्व है वो तापमान और दाब दोनों पर निर्भर करता है। ऐसे घटना को बैरिक्लीन कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा कम घातक एवं कम समय तक सक्रिय होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा कम घातक और कम समय के लिए सक्रिय होते हैं। इन चरम घटनाओं को सैफिर सिंपल स्केल द्वारा मापा जाता है। और ये जो स्केल होता है तूफानों को मापने का एक ऐसा पैमाना है जो कि हवा की गति के आधार पर 1 से लेकर 5 पैमाने पर रेट करता है। तो रेटिंग में 1 से 5 के स्तरों पर तूफान के फलस्वरूप हवाओं की गति एवं उससे होने वाली जो क्षति है उसमें वृद्धि हो जाती है। भूमध्य सागर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को औपचारिक रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ आपको ध्यान देना है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो क्या है कि भूमध्य सागर क्षेत्र में आ रही विभिन्न आपदाओं के कारण कि जो कारण है उनकी चर्चा करते हुए लाल सागर पर इनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, तो आप इस पे आंसर लिख सकते हैं आप आराम से। भूमध्य सागर से संबंधित ना बहुत क्वेश्चंस PYQs में आ रखे हैं। हमारा अगला टॉपिक है औद्योगिक विकेंद्रीकरण। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में क्या हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि संगठन नेस्कम ने डेलॉइट के साथ मिल करके भारत उभरते तकनीकी हब नामक एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है भारत तकनीकी हब, जिसमें बताया गया है कि देश में 26 नए शहर तकनीकी निवेश गंतव्यों के रूप में उभर रहे हैं। 26, जिससे उद्योगों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो देखते हैं इस रिपोर्ट का जो है निष्कर्ष क्या है कि उद्योगों के एक निश्चित क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार की प्रक्रिया उद्योगों का विकेंद्रीकरण कहलाती है। एक निश्चित क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रसार होता है उनको कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में तकनीकी कंपनियां बड़े शहरों में से छोटे शहरों में पलायन कर रही हैं। तो ये देखने को मिल रहा है। भारत में तकनीकी उद्योगों का देश के 7 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे से पलायन हो रहा है। देश में वर्तमान में 26 नए तकनीकी निवेश गंतव्य उभर रहे हैं। इनमें टियर 2, टियर 3 शहर शामिल हैं। देश में 5.4 मिलियन लोग तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो मुख्यतः जो 7 महानगरों से संबंधित हैं। देश में 60% से अधिक स्नातक छोटे शहरों से आते हैं, जिनमें से करीब 30% लोग टियर 1 शहरों में पलायन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में शहरों का वर्गीकरण। तो रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया है। तो रिजर्व बैंक के आधार पर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो टियर 1, 2, 3, 4, 5 और 6
इसके आधार पे है। तो टियर 1 के अंतर्गत क्या है कि लगभग 1 लाख और उससे ऊपर की जनसंख्या है। टियर 2 में 50,000 से लेके 1 लाख से नीचे तक की जनसंख्या है। और टियर 3 में 20,000 से 50,000 के नीचे तक की जनसंख्या है। और टियर 4 में 10,000 से 20,000 के नीचे तक। और टियर 5 में 5,000 से 10,000 के भीतर। और टियर 6 में 5,000 से जो भी कम है वो जनसंख्याएं आते हैं, उनको कहते हैं टियर 6। विकेंद्रीकरण के जो कारक हैं वो क्या है? तो नवीन तकनीक की जो उपलब्धता है वो है। वर्तमान में देश के छोटे शहरों में भी व्यापक तकनीकी विकास पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए तीव्र संचार सुविधाएं उपलब्ध परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जा रही है। सतत विद्युत आपूर्ति। देश में बड़े शहरों से लेकर के छोटे गांवों तक सतत विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। संसाधन की उपलब्धता। उद्योगों की स्थापना के लिए जो आवश्यकता है उनके अनुरूप कच्चे माल, बाजार, अवसंरचना निर्माण आदि की जो उपलब्धता होनी चाहिए, किंतु वर्तमान में तकनीकी उद्योगों की स्थापना के लिए बाजार की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर मायने नहीं रखती, जिस कारण इनका बड़े मात्रा में छोटे शहरों की ओर पलायन हो रहा है। प्रशिक्षित श्रम बल की उपलब्धता। आंकड़ों के अनुसार देश के 60% स्नातक हैं छोटे शहरों से आते हैं, जिन्हें रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है, किंतु छोटे शहरों में औद्योगिक की स्थापना से इस पलायन को रोका जा सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आप कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो स्थानीय सरकारों द्वारा प्रोत्साहन। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए स्थानीय सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर सुरक्षा एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, ताकि उद्योग जो है सुचारू रूप से चल सके। तो उद्योगों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर व्यापक पलायन देखा जा रहा है, जिसके कारण संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। इसके लिए विकेंद्रीकरण जरूरी है। अत्यधिक भीड़ और निर्माण कार्य के चलते संसाधन एवं अवसंरचना की जो लागत है वो बढ़ जाती है। बड़े शहरों में उद्योग स्थापित करने से पहले विभिन्न सरकारी अनुमतियाँ होती हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है, जिनके मानक अत्यधिक कठिन होते हैं एवं इन अनुमतियों के मिलने में समय भी अधिक लगता है। तो बड़े महासागरों में मैं बार बार महासागर बोल दे रही हूँ। बड़े महानगरों में निवास करने एवं प्रबंधन में अधिक धन खर्च होता है, जो कि कंपनियों की वित्तीय स्थिति को हानि पहुंचाता है। तो अब शहरी सीमांत क्या है? तो शहरी सीमांत, जिसे कभी कभी शहरी ग्रामीण सीमांत भी कहा जाता है, फ्रिंज कहा जाता है, अर्बन रूरल, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ शहर एक ग्रामीण क्षेत्र से मिल रहा होता है, यानी कन्वर्जन पॉइंट होता है कि इधर शहर है, यहाँ पे गांव है। ये आप सेमी शहर कह सकते हो उसको, गांव से थोड़ा ऊपर, शहर से थोड़ा नीचे क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है सामान्यतः ऐसे उद्योगों द्वारा चयनित होता है जिन्हें बड़ी मात्रा में खुली भूमि जैसे एयरपोर्ट, पवन चक्की संयंत्र आदि की आवश्यकता होती है। किसी शहर के शहरी सीमांत का आकार और दायरा उस शहर की कृषि आवश्यकताओं, उपलब्ध स्थान, अन्य शहरों की निकटता एवं संलग्न भूमि के मूल्य पर निर्भर करता है। अब विकेंद्रीकरण से लाभ क्या हो सकते हैं? तो लागत बचता है, जो मैंने बताया आपको कि रियल एस्टेट और अधिक प्रतिभा वाले जो कर्मचारियों का उपयोग है वो कंपनियां कम लागत में कर सकती हैं, जो कि तकनीकी क्षेत्र में अन्य कंपनियों के समक्ष उनकी वृद्धि को प्रोत्साहन कर सकता है, यानी पैसे बचेंगे और काम भी होगा। कर्मचारियों की भी अपने किराए खर्च में बचत होगी, जिसके कारण वे छोटे शहरों में अपने ट्रैवल टाइमिंग को कम कर सकते हैं एवं अधिक सामाजिक लाभ उठा सकते हैं, घर परिवार के अधिक नज़दीक रह सकते हैं। स्थानीय समुदाय, इसमें क्या कि छोटे शहरों में नई कंपनियों के आने से संबंधित स्थानीय समुदाय की आर्थिक प्रगति होती है और रोजगार की जो संभावना है उसमें वृद्धि होती है। रियल एस्टेट क्षेत्र क्या होता है? कार्यालयीय अवसंरचना की व्यापक मांग बढ़ती है, जिससे संबंधित शहर के रियल एस्टेट क्षेत्र में वृद्धि होती है। अब यहाँ सरकार को क्या लाभ है कि सरकार पर बेरोजगारी का दबाव कम होता है और संबंधित जो क्षेत्र है उसका विकास होता है। नवीन और अवसरों का सृजन किया जाता है, जिसके अतिरिक्त बड़े महानगरों पर भी दबाव में कमी आती है।
तो यहाँ देखते हैं कि वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन का सिद्धांत क्या कहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति उत्पादन लागत, विशेषता परिवहन लागत, श्रम लागत और सामूहिक अर्थव्यवस्था को कम करने से निर्धारित होती है। उद्योगों को कच्चे माल के स्रोतों के पास और बाजार की उपलब्धता के अनुसार स्वयं को विस्थापित कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त उद्योगों को सस्ते श्रम, परिवहन लागत की भी जो व्यापक आवश्यकता होती है एवं जहाँ ये सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो उपलब्ध करानी चाहिए और उद्योगों के स्थापित होने की संभावना वहाँ अधिक होती है। यानी कुल मिला के ऐसी जगह पे स्थापित करना चाहिए कि जहाँ पे आप पैसा बचा पाएँ और प्रॉफ़िट ज़्यादा ले पाएँ उस चीज़ का। इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं? तो कंपनियों को छोटे शहरों में बड़े अवसंरचना निर्माण की अनुमति प्राप्त करने में समस्या होती है। इसके अतिरिक्त कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सुविधाओं में भी निवेश करना पड़ता है और इसके अतिरिक्त छोटे शहरों में महानगरों की अपेक्षा जीवन शैली की गुणवत्ता में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा क्या है कि कर्मचारियों को भी शहरी सुविधाओं में सीमित उपलब्धता होती है एवं तकनीकी कंपनियों के अनुरूप जीवन शैली स्थापित करने में समस्या होती है। स्थलीय स्तर पर संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है जिसके छोटे शहरों पर व्यापक दबाव पड़ सकता है। जो रियल एस्टेट क्षेत्र होते हैं उनमें वृद्धि होने से आवश्यकता से अधिक निर्माण कार्यों का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त छोटे शहरों में कोई व्यापक शहरी कार्य योजना भी उपलब्ध नहीं होती जिसके कारण अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। शहरों द्वारा अवसंरचना निर्माण में अत्यधिक निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है जिस कारण सरकार पर व्यय का अतिरिक्त बोझ पड़ता है और छोटे शहरों में कंपनियों के पलायन से बड़े शहरों की अवसंरचना निर्माण में एवं आर्थिक मांग में कमी आ सकती है। तो इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न है वो है योजनाबद्ध विकास में औद्योगिक केंद्रीकरण की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समुद्री रेत निष्कर्षण। तो इसका क्या संदर्भ है कि ये जो है संयुक्त राष्ट्र की यूएन की एजेंसी के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 6 अरब टन समुद्री रेत का खनन किया जा रहा है जो संधारणीय के विपरीत है और स्थानीय समुद्री जीव को अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट कर सकती है। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आंकड़ा जो है यूएनईपी यानी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत स्थापित ग्रेट जेनेवा द्वारा विकसित एक नए वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंड वॉच के द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व में पानी के बाद रेत सबसे अधिक दोहन किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है परंतु विनिर्माण उद्योगों में उपयोग के लिए इसका निष्कर्षण केवल शिथिल रूप से नियंत्रित है। इसके कारण यूएन को अधिक टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल एक प्रस्ताव पारित करना पड़ा था। तो यूएनईपी यानी पर्यावरण कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र की है उनके अनुसार वैश्विक स्तर पर खनन किया जा रहा है रेत विश्व की नदियों द्वारा वार्षिक स्तर पर निक्षेपित किए गए रेत की दर से कम है। कुछ ही क्षेत्रों में निष्कासन पुनः पूर्ति दर से अधिक है। दक्षिणी चीन सागर, उत्तरी सागर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट उन क्षेत्रों में से हैं जहाँ पे सबसे अधिक ड्रेजिंग हुई है यानी खनन हुआ है। चीन, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम इस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय देशों में से हैं। विश्व के महासागरों से रेत का निरंतर उत्खनन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तथा तटीय समुदाय के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है और समुद्री तट निष्कर्षण निर्माण, भूमि सुधार, समुद्री तट पोषण या खनन जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए समुद्री तल या तटीय क्षेत्र से रेत निकालने की प्रक्रिया है। निष्कर्षण की प्रक्रिया क्या है? तो एक है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग में क्या होता है कि समुद्री रेत निष्कर्षण की सबसे सामान्य प्रक्रिया है। इसमें समुद्र तल से रेत निकालने और उसे किनारे या किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिए सक्शन पाइप या यांत्रिकी पकड़ से सुसज्जित एक जहाज का उपयोग किया जाता है। दूसरा है खनन। समुद्री रेत निष्कर्षण एक अन्य तरीका है। इसमें रेत के भंडार को विखंडित करने और उनमें से खनिज या धातु निष्कर्षण के लिए विशेष उपकरण जैसे ड्रिल, कटर, जेट का उपयोग किया जाता है। संचयन। इसमें क्या होता है कि संचयन में समुद्री रेत निष्कर्षण की एक न्यूनतम प्रचलित विधि है जिसमें तटीय क्षेत्र से रेत एकत्रित करने और इसे तट पर संचयन करने के लिए लहरों, धाराओं, ज्वार जैसी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग शामिल है। तो आइए देखते हैं कि सैंड वॉच क्या है। मरीन जो सैंड वॉच है जो रिपोर्ट जारी करती है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यक्रम जो है
पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत सेंट फॉर एनालिटिक्स द्वारा विकसित एक डेटा प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म विश्व के समुद्री वातावरण में रेत, मिट्टी, गाद, बजरी और चट्टान की ड्रेजिंग हटाने की गतिविधियों को ट्रैक और मॉनिटर करेगा। ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र वाले जो देश हैं उनके द्वारा रेत निष्कर्षण के लिए उपयोग किए जाने वाला क्षेत्र, पूंजी और रखरखाव, ड्रेजिंग के क्षेत्रों, रेत व्यापार, बंदरगाहों, हबों, जहाज़ों और ऑपरेटरों की संख्या, तलछट के निष्कर्षण एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। समुद्री रेत निष्कर्षण के प्रभाव क्या हैं? तो पहला है जल का मैलापन। तो रेत निकालने से जल का मैलापन या किसी जो तरल पदार्थ की सापेक्ष स्पष्टता की जो मापन होती है, मैलापन, वो बढ़ जाता है, जिससे जल की जो स्पष्टता है उसमें कमी आ जाती है तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। दूसरा है पोषक तत्वों में परिवर्तन। तो ये इसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने के साथ साथ समुद्री जो है वनस्पतियों तथा जीवों को नुकसान पहुंचता है। तीसरा होता है ध्वनि प्रदूषण, कि इस प्रक्रिया में ध्वनि प्रदूषण होता है जो समुद्री जीवों और उनके आवासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है तटीय समुदाय की संवेदनशीलता। तो ये जो है तटीय समुदायों की समुद्र के बढ़ते स्तर और तूफानों से संरक्षण के लिए सुरक्षा और संरचना के लिए रेत की आवश्यकता होती है। समुद्री रेत निष्कर्षण के कारण इसमें सुरक्षा जोखिम बढ़ जाती है इन और जोखिमों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अवसंरचना निर्माण में महत्व। तो पवन और वेव टरबाइन सहित अपतटीय ढांचे के निर्माण के लिए समुद्री रेत जो है वो महत्वपूर्ण होता है। लवणीकरण के जोखिम। तो तटीय निष्कर्षण से जल भृतों का लवणीकरण हो जाता है, जिससे मीठे जल के संसाधन प्रभावित हो जाते हैं। पर्यटन का विकास। तो रेत निकासी के कार्य आने वाले समय में तटीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास में बाधा बन सकता है, जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। अब इसको नियंत्रित कैसे करते हैं? इसका नियंत्रण क्या है? तो भारत में खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 के तहत रेत को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लघु खनिज के रूप में। और लघु खनिजों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो नियंत्रण है लघु खनिजों का वो राज्य सरकार के द्वारा होती है, और रेत जो है लघु खनिज है। नदियाँ और तटीय क्षेत्र रेत के मुख्य स्रोत हैं तथा देश में निर्माण और बुनियादी ढांचों के विकास में आई तेज़ी के कारण हाल के वर्षों में इसकी जो मांग है काफ़ी बढ़ गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वैज्ञानिक रेत खनन तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सतत रेत खनन प्रबंधन जो दिशा निर्देश है 2016 जारी किया है। कौन जारी किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया जैसे कुछ देशों के तो निर्यात प्रबंधन के लिए इन्होंने बहुत कदम उठाए पिछले 2 दशकों में। ISA एक अंतर्गत जो है सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गहरे समुद्र में खनन तथा अन्वेषण को नियंत्रित करता है। IAS की स्थापना जो है 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी अभिसमय UNCLOS के तहत की गई थी। तो आगे की राह क्या है? तो समुद्री रेत जो निष्कर्षण है इसके संधारणीय विकल्पों के लिए अधिक नवाचार तथा निवेश की आवश्यकता है। इसमें बेहतर निर्माण सामग्री, पुनर्संरचना एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के माध्यम से रेत की मांग को कम करना शामिल है। इसमें रेत के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना भी शामिल है, जैसे कि क्रस्ट रॉक्स अथवा खदान की धूल से निर्मित रेत, रेगिस्तान या ज्वालामुखियों से जो संदर्भित रेत उत्पन्न होता है वो प्राकृतिक स्रोत भी शामिल हैं। विभिन्न स्तरों पर समुद्री रेत जो है उसका निष्कर्षण का जो प्रभावी प्रशासन है तथा विनियमन महत्वपूर्ण है। इसमें पर्यावरण मूल्यांकन, लाइसेंसिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग के लिए स्पष्ट मानक स्थापित करना शामिल है। तो UNEP की जो मरीन सैंड वॉच पहल है एक सकारात्मक कदम है, लेकिन बेहतर डेटा तथा नीति निर्धारण के लिए हितधारकों से अधिक सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता है। तो इससे संभावित जो प्रश्न है वो है तटीय बालू, चाहे वो वैध हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर बालू के प्रभाव का विशिष्ट उदाहरण
का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैनेडियम में आत्मनिर्भरता। तो ये चर्चा में क्यों है? तो क्या हुआ है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है वहाँ से एकत्र किए गए जो तलछट हैं उनके नमूनों में कैनेडियम पाया गया है। तो ये कैनेडियम है क्या, ये देख लेते हैं। तो ये एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक वी होता है, वी से सूचित किया जाता है इसको। ये एक दुर्लभ तत्व है, ठीक है, जिसकी एक उचित संरचना होती है जो अपनी प्रकृति में कठोर, सिल्की ग्रे, मुलायम और लचीला संक्रमण धातु होता है। ये जो है आप याद करेंगे, इसकी प्रकृति ध्यान में रखेंगे। और ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 3 से 12 समूह में शामिल सभी तत्वों को संक्रमण धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। ये ऊष्मा के साथ साथ विद्युत के प्रति भी एक अच्छा सुचालक होता है। तो ये सुचालक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कैनेडियम के अयस्क पेट्रोनाइट, वेंडाइनाइट, रोस्कोलाइट और कॉर्नोटाइट ये हैं। मुख्य रूप से ये खनन किए गए लौह अयस्क कार्बन युक्त शेल या फाइलाइट्स और स्टील स्लैग से प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्ति कहाँ से होती है ये आप ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट व जीवाश्म ईंधन के भंडार से भी प्राप्त किया जा सकता है इनको। और इसके अलावा उचित मात्रा में हल्का पिंड भी मौजूद होता है इसमें। उल्का पिंड, सॉरी, हल्का पिंड बोल दिया मैंने। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या देख लेते हैं। तो पहले फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम की खोज की थी। कैनेडियम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के दुर्लभ हैं और इसमें स्टील और टाइटेनियम की लचीलापन बढ़ाने की क्षमता होती है। तो इसका ये इसकी प्रकृति और इसका उपयोग क्या है ये ध्यान रखिएगा। ऊर्जा को कुशलतापूर्वक संग्रहित करने के लिए इस धातु का उपयोग कैनेडियम रेडॉक्स बैटरियों में भी किया जाता है। इसका जो यूज़ है वो क्या होता है कि मुख्य रूप से लौह और इस्पात उद्योगों में किया जाता है मिश्रित धातु के तत्वों के रूप में, तथा एरोस्पेस उद्योगों में उपयोग होने वाली टाइटेनियम और एल्युमिनियम मिश्र धातुओं को स्थिरता प्रदान करने हेतु भी किया जाता है। इसका जो मॉडर्न एप्लीकेशन है, जो अनुप्रयोग है वो क्या है कि इसमें बिजली संयंत्रों में प्रयोग होने वाली कैनेडियम से सेकेंडरी बैटरी के रूप में, तथा इसके वाणिज्यिक अनुप्रयोग क्या होते हैं कि रिचार्जेबल कैनेडियम रिडॉक्स बैटरी में शामिल किया जाता है इनको। कैनेडियम में न्यूट्रॉन अवशोषित गुण के विद्यमान होने के कारण कैनेडियम मिश्र धातुओं का उपयोग परमाणु रिएक्टर्स में भी किया जाता है। और कैनेडियम मिश्र धातु अत्यधिक तापमान और वातावरण में टिकाऊ होते हैं और संरक्षण प्रतिरोधी होते हैं, संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं। दुर्लभ मृदा धातु क्या है? तो इसमें 17 तत्वों का जो है वो समूह है। इसमें स्कैंडियम, इट्रियम के अलावा आवर्त सारणी की जो 15 लैंथेनाइट्स शामिल हैं, जो लैंथेनाइट्स के समान भौतिक और रासायनिक गुणयुक्त होते हैं। ये जो 17 दुर्लभ मृदा धातुओं में कौन कौन से हैं? तो सीरियम है जिसका CE से प्रदर्शित किया जाता है, डिस्प्रोसियम, एर्बियम, यूरोपियम, कैडोलिनियम, होलियम, लैंथेनम, ल्यूटेटियम, नियोडाइमियम और इट्रियम शामिल है। इस खनिज में अद्वितीय चुंबकीय संदीप्ति व विद्युत रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं और इस प्रकार उद्भक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, संचारण, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा आदि सहित कई आधुनिक तकनीकों में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि भविष्य की जो प्रौद्योगिकियों में भी RE की बहुत क्या होते हैं आवश्यकता होती है। ये है जो मृदा है उसके बारे में बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए उच्च तापमान, सुपर कंडक्टिविटी, हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था हेतु हाइड्रोजन का सुरक्षित भंडारण और परिवहन, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग एवं ऊर्जा दक्षता से संबंधित मुद्दों आदि में भी। इस दुर्लभ जो मृदा है रेयर अर्थ है, मतलब इसे कहा जाता है रेयर अर्थ, क्योंकि पहले इन्हें इनके ऑक्साइड रूपों से निकालना तकनीकी रूप से मुश्किल था।
ये कई खनिजों में विद्यमान होते हैं, लेकिन आमतौर पर कम सांद्रता में इन्हें किफ़ायती तरीक़ों से परिष्कृत किया जाता है। भारत की स्थिति क्या है इसमें? तो भारत में कैनेडियम एस का अनुमानित भंडार संसाधन लगभग 24.63 मिलियन टन 2020 में है। ये 2020 के आंकड़े थे। कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा कैनेडियम भंडार वाले राज्य हैं। तो ये आप लोकेशन में याद रखेंगे कि महाराष्ट्र, उसके यहाँ पे कर्नाटक और यहाँ पे उड़ीसा। 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया कि अरुणाचल प्रदेश भारत में कैनेडियम का प्रधान उत्पादक हो सकता है। कैनेडियम टेटेफेरस मैग्नेटाइट से संबंध है। ये क्रोमाइट, लेटेराइट, बॉक्साइट और फेरोमैग्नीशियम समृद्ध चट्टान जो है, जैसे पायरोक्साइट, बेस एनोथ्रेसाइट और गैब्रो के साथ भी महत्वपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। भारत ने कैनेडियम को चिन्हित 30 क्रिटिकल मिनरल्स में सूचित किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे पॉइंट। भारत कैनेडियम का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है, परंतु आवश्यक धातु के उत्पादन के मामले में ये पीछे है। भारतीय खान ब्यूरो IBM के अनुसार भारत कैनेडियम का कुल अनुमानित भंडार लगभग 24.63 मिलियन टन है। इनमें से अनुमानित कैनेडियम पेंटाऑक्साइड 64,554 टन है। भारतीय खान ब्यूरो वर्ष 1948 में स्थापित एक सरकारी संगठन है। यहाँ खान मंत्रालय के अंतर काम करता है, याद रखिएगा। IBM का मुख्य उद्देश्य जो होता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज और लघु खनिजों के अलावा अन्य खानों में खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देता है। अन्य देशों की स्थिति क्या है इसमें? तो चीन कैनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। इसके बाद क्रमशः रूस है, दक्षिण अफ्रीका है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ब्राज़ील कैनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है ब्राज़ील। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि रेयर मेटल एंड रेयर अर्थ डिपॉजिट जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे अलग अलग जो रेयर अर्थ हैं उनको यहाँ पे सूचित किया गया है, और ये मैक्सिमम आपको यहाँ इस साइड पे और ये वाले एरिया में दिखाई दे रहे होंगे। कुछ हद तक है यहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादातर इस एरिया में और इस एरिया में, यानी वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड पे दिख रहे हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? तो कैनेडियम की वैश्विक मांग आसमान छू रही है, परंतु 2017 में मांग और आपूर्ति के बीच 17,300 मीट्रिक टन की कमी थी। खंभात की खाड़ी में कैनेडियम की खोज भारत के औद्योगिक और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए एक आशाजनक विकास है। यह स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। इसमें आयात पर निर्भरता कम करने, कैनेडियम आधारित जो सामग्रियों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और रक्षा, एरोस्पेस और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण सहित विभिन्न उद्योगों में योगदान करने की क्षमता है। यह खोज महत्वपूर्ण कच्चे माल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और सतत औद्योगिक विकास का समर्थन करने में भारत के प्रयासों के अनुरूप है। तो ये आप मैप में देख लेते हैं कि खंभात की खाड़ी किस साइड पे है। भारत का जो ये हिस्सा है यहाँ का, गुजरात का, यहाँ है ये गल्फ़ ऑफ खंभात जो अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है, और यहीं से आप यूरोप का रास्ता और अफ्रीका के साइड जाने का रास्ता भी है। तो यहाँ पे आप पोर्ट देख लेंगे कि कौन सा है और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो उसका एक ट्रिक भी है कि नदियाँ कौन कौन सी खंभात की खाड़ी में गिरती है, जिसका ट्रिक है समानता, जिसमें स से है साबरमती, म से है माही, न से है नर्मदा और ता से है ताप्ती। तो आप ये याद रखेंगे। तो इस आर्टिकल से संभावित जो प्रश्न है वो है, समकालीन औद्योगिक अनुप्रयोगों में कैनेडियम के महत्व और उभरी टिकाऊ प्रौद्योगिकी में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो कैनेडियम की जगह आप अलग अलग जो तत्व हैं उसको भी रख करके सेम क्वेश्चन को का जो है आकलन कर सकते हैं।
तो ये ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड जो है सारा टॉपिक कवर हो चुका है, भूगोल और आपदा प्रबंधन का। तो दृष्टि का जो नवंबर का मंथली मैगज़ीन है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है ज्योग्राफ़ी पार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।